स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यह जो लेसन होगा 5 और 6 होगा, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, यानी दोनों से ले लिए हैं। और इसी 15 क्वेश्चन या जय क्वेश्चन होगा आपका, यानी 15 क्वेश्चन ही है। तो इसी से आपका क्वेश्चन इसमें से 7-8 क्वेश्चन रह सकता है। मेन ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड है और ऊर्जा के स्रोत से है। ठीक है, देखिए कहता है चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का व्यवहार किया जाता है। तो चुंबक जो बनता है ना, वह नरम लोहा का बनाया जाता है। ठीक है, पीतल का नहीं बनाया जाता है, न चांदी का, ना इस्पात का बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नरम लोहा का हम क्या करेंगे, चुंबक बनाने के लिए लेंगे। ठीक है, ये बहुत उत्तम होता है। ठीक है, इस्पात का जो होता है ना, इस्पात का ये अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय माने चुंबक का जो है ना, इलेक्ट्रिक चुंबक जो होता है ना, उसका जो खोज किया था ना, इनमें फैराडे ने किया था। यानी आपको फैराडे जो नाम, माइकल फैराडे नाम है। ठीक है, ये जो क्या किए थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। ठीक है, और ये एम्पियर और फ्लेमिंग ये सब नहीं किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति के गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, यह सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि जिससे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति एक है, तो उसको कौन सा है ऑप्शन आपका, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए, तब विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है। तो धारा के उसमें प्रभाव पर, तो उसमें प्रभाव पर नहीं है। और प्रेरित चुंबकत्व भी नहीं होगा, प्रेरित विद्युत पर भी नहीं होगा। आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है जनित्र। ठीक है, आपका जनित्र से और क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्वेश्चन आपको, सिद्धांत किस पर आधारित है। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज आधारित है। ठीक है, धारा के उसमें प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय पर। विद्युत चुंबकीय से रिलेटेड इसमें तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें न रासायनिक प्रभाव पर भी आपको नहीं हो सकता। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव से भी रिलेटेड आपका नहीं होगा। यानी आपका जो होगा क्या, धारा के उसमें प्रभाव पर होगा। अब बताइए, इसमें विद्युत स्विच जो होती है ना, तो स्विच लगाया जाता जो है ना, वो आपको क्या किया जाता है। ऐसे तो आपका स्विच को आपको समांतर क्रम में, जैसे विद्युतमय और उदासीन जो तार होता है उसके बीच में क्या होता है, आपको समानांतर क्रम के बीच जुड़े हुए रहता है। ठीक है, जो आपका फ्यूज है ना, तो फ्यूज है, तो फ्यूज को आपको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यही धारा को उसमें प्रभाव पर निर्भर करता है, क्योंकि जो फ्यूज जो लगाया जाता है ना, कि जितना अधिकतम अगर धारा प्रवाहित हो, ठीक है, तो फ्यूज का जो होता है ना, गलनांक कम होता है, नहीं कि जल्दी वो गल जाए। लेकिन इसका जो होता है, मान लीजिए कि आपको फ्यूज अगर नहीं लगे तो अत्यधिक धारा प्रवाहित हो, तो ये भी परिपथ में आपका घर में लगा हुआ है, वो अगर नहीं गले, फ्यूज अगर नहीं गले, तो फ्यूज नहीं गले तो क्या होगा, सामान सब पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो सामान साथ ही हो जाएगा। तो इसलिए फ्यूज लगाया जाता है कि फ्यूज अगर गल जाती है तो लाइन कनेक्शन कट जाता है ना घर का, तो सब जितना भी सामान सा लगा हुआ रहता है वो बच जाती है, नहीं। तो इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत फ्यूज आधारित होती है, धारा को उसमें प्रभाव पर होती है। पूछता है, अभी और क्वेश्चन लिए हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो जोड़ा जाता है वह किस तार से जोड़ा जाता है। तो देखिए, विद्युत में तार में जोड़ा जाता है। तो अब भूतार में जोड़ने की कोई, भूतार में क्यों जोड़ेंगे, नहीं जोड़ सकते हैं, जो अर्थिंग वायर होता है। उदासीन तार में तो करंट होबे नहीं करता है, इसमें करंट नहीं होती है। ठीक है, उदासीन तार में।
ठंडा तार में तो नहीं। और विद्युतमय तार में जिसमें करंट फॉलो हो, विद्युतमय तार जो होती है ना, विद्युतमय तार जो होती है ना, विद्युतमय तार जो होती है ना, वह लाल रंग की होती है। ठीक है, लाल रंग की होती है। ठीक, भू तार जो होती है, भू तार जो होती है हरा कलर का होता है। ठीक है, हरा कलर का होता है। आपका हो गया उदासीन जो तार है वो काला ले सकते हैं। ठीक है, काला ले लिए। और ठंडा भी तार है तो वही कोई भी ये सब में पीला वाला जे भी है ले सकते हैं। तो देखिए अंदर जो मान लीजिए रंग है ना, एक बना दिया गया है ना कि रंग, लेकिन अंदर तो तार एक ही है, लेकिन सबके डिनोट कर दिया गया। पहचान कि भू तार में ये लगा दिए तो वो हरा कलर का हो गया, नहीं ये सब हो गया। तो इसमें जो होता है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो जोड़ा जाता है आपको विद्युतमय तार यानी जिसमें करेंट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है। ठीक, 3 स्टार क्वेश्चन है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखिए विद्युत मोटर जो होता है ना उसमें विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होती है। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा ये आपका नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ये जनित्र में होती है। वो भी क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं। और ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कोई अति नहीं है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी ये नहीं होगा। यानी आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, विद्युत मोटर से क्या होती है, पानी मोटर ये सबसे चढ़ता है ना तो उसमें करंट देते हैं ना, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र अब यहाँ पे आ जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा से क्या आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन स्टार है आपका। 9 नंबर। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है। तो अभी बताया है विद्युत तार जो होती है आपको लाल रंग का जिसमें करंट का फॉलो होता है, नहीं। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अब भाई यहाँ पे कि 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो लोहा तो चुंबकीय पदार्थ है, लोहा को आकर्षित करती है, निकेल भी करती है आपको। ठीक है, कोबाल्ट भी करती है, लेकिन जो पीतल होता है ना वो आपका पीतल जो है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय, माने अगला अब उससे 10 क्वेश्चन हो गया, उसी 10 क्वेश्चन में से आपका 3-4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब अगला लेसन है आपको ऊर्जा के स्रोत से रिलेटेड, उससे हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, मेन में 4-5 क्वेश्चन ही है, उससे ज़्यादा नहीं है आपको। तो कहता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो देखिए कोयला ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, पेट्रोलियम, सूर्य नहीं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत ये नहीं, ये सूर्य नहीं, प्राकृतिक गैस सब। तो यहाँ पे आपका जो है नवीकरणीय स्रोत जो हुआ ना, देखिए नवीकरणीय स्रोत वह हुआ जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब जो है क्या है सीमित मात्रा में है ये। ठीक है, एक न एक दिन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो नवीकरणीय स्रोत जो हुआ वह सीमित मात्रा में ना होना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे जैसे है आपका सूर्य जो है वह सीमित मात्रा में तो नहीं है, ये कबो इससे जो भी आपको एनर्जी लेना ऊर्जा मिलेगा तो मिलता रहेगा, ख़त्म एक बार ख़त्म हो जाने के बाद फिर से अथी मिल जाएगा, नहीं। लेकिन कोयला जो अगर ख़त्म हो जाएगा, सब सीमित मात्रा में है, तो फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा, चाहे प्राकृतिक गैस। तो आपको यहाँ पे जो हो जाएगा ना नवीकरणीय जो स्रोत हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एक और लिए है नवीकरणीय स्रोत से, जैसे इनमें ऊर्जा का कौन अनवीकरणीय स्रोत है। जैसे पवन हो गया, बहता पानी हो गया। तो पवन तो आपका क्या है कबो ख़त्म ना होगा, बहता पानी भी ख़त्म नहीं होगा, सूर्य भी ख़त्म नहीं होगा, ये सब सीमित मात्रा में नहीं है। लेकिन आपको पेट्रोलियम जो है वह सीमित मात्रा में है। तो सीमित मात्रा में पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, अभी देखे हैं ना, कोयला हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब सीमित मात्रा में है, नहीं। तो ये सब हो गया अनवीकरणीय स्रोत। तो यहाँ पे जो हो जाएगी
कि इनमें कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछता है, दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन 13 है, कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है, ऑक्सीजन नहीं है, ना नाइट्रोजन नहीं है, ना आपको कोयला भी नहीं है, आपका मीथेन है। कौन है, बायोगैस का मुख्य घटक जो हो गया आपका मीथेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। कहता है कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं, ये आपको मालूम है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो देखिए नाइट्रोजन तो है नहीं, आपको CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं है, O2 है, ना अमोनिया है, ना अमोनिया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वायुमंडल में अगर बढ़ती है तो वायुमंडल तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये पूछता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए, इस तरह आपका 15 क्वेश्चन हो गया। इसी 15 क्वेश्चन में से आपका 7-8 क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे केमिस्ट्री या बायोलॉजी से क्वेश्चन देखते हैं, या नहीं तो तीनों का मिक्स देखेंगे, सेट देखेंगे कि उससे उतना ही से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए इतना ही देखते हैं इस वीडियो में।